Good morning, students. Today we are going to find the magnetic field inside a solenoid. Solenoid क्या होता है? Inside a solenoid. बेटा solenoid क्या होता है? ये अभी मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा. ये जो मैंने दो लाइनें ऐसे पैरेलल ड्रा की हैं, स्प्रिंग की कॉइल होती है जो कि जिसका डायामीटर कम होता है और लेंथ ज्यादा होती है. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें होती है. करंट कैरिंग कॉइल, ये अभी मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ. जैसे कि यहाँ से हम ऐसे करके ये जो हमने बीच में पैरेलल लाइंस ड्रा की हैं, ये सपोर्टिंग लाइन है कि इनकी ना इससे बाहर जाना है, इसी के अंदर रहना है. तो ये एक सोलेनोइड बन जाएगा ऐसे करके. ये बेटा सोलेनोइड है. जैसे कि इस साइड से अगर करंट एंटर होती है तो इस साइड से करंट बाहर जाएगी, इसके अंदर करंट जो है फ्लो करेगी ऐसे ऐसे करके. तो करंट का जो सोर्स है वो शो करने की जरूरत नहीं. इनसाइड इसके ये जो सोलेनोइड है ये एक हेलिक्स की फॉर्म में, ये जो दो लाइनें मैंने पैरेलल की हैं, तो ये मैं आपको स्प्रिंग जो है एक स्प्रिंग की तरह आपको दिख रहा है ना. और ये कॉइल है, ये कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है. ये अगर जहां से ये करंट जैसे कि जहां से अगर क्लॉकवाइज एंटर हो रही है ऐसे करंट, तो वहां से एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है बाहर निकलेगी, एंटी क्लॉकवाइज. तो जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगी. और जहां पे क्लॉकवाइज ये जो करंट है, जैसे आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग ऐसी है, तो जहां पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज एंटर हो रही है. तो जहां पे क्लॉकवाइज करंट एंटर होती है, तो जहां पे लीव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो एंटर वहां पे साउथ पोल बनता है. और जो मैग्नेटिक फील्ड की बीच में लाइनें बनेगी कॉइल में वो स्ट्रांग बनती हैं. जो बाहर की तरफ है वो वीक होती है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फाइंड करना है. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जहां पे एक साउथ बनेगा, ये जो कॉइल है इसका ये वाला पोल जो है वो साउथ बनेगा, और जहां एंटी क्लॉकवाइज हो तो वहां नॉर्थ बनता है. एक तो ये बात आपने याद रखनी है. और जैसे कि मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे जो होती है जहां से ऐसे बाहर लीव करेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बाहर एंटर करेगी और ऐसे बीच में फ्लो कर रही. बाकी लाइनें जो हैं ऐसे करके थोड़ी थोड़ी कर्व होंगी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनती हैं, लेकिन दूसरे को टच नहीं करती हैं. ये तो है ऐसे ही हाथ की ऐसे हो गया, ये ऐसे. मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जितनी भी होंगी बीच में चल रही हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं. और जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हमने बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पे, हम अगर मैग्नेटिक फील्ड जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होंगी, क्योंकि जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जहां क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर नॉर्थ पोल चल रहा है, तो जैसे मैं अगर जहां नॉर्थ रखूं तो नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, जहां से सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बाहर आ रही हैं और ये लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही हैं. और हम किसी भी जगह पे बीच में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल जैसे कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होती हैं. तो बीच में हमने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ. तो एम्पियर लॉ यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम बताते हैं. जहां पहले हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और वहां से पास होता हुआ हमें एक क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा. तो पहले हम आपको बताते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है. देखिए सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या है, SOLENOID. सोलेनोइड क्या चीज होती है, इज अ करंट कैरिंग कॉइल, जिसको हम स्प्रिंग आपको दिख रहा है ऐसे, करंट कैरिंग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसमें बहुत सी टर्न्स हैं. हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स such that length is greater than
इट्स डायमीटर, जो इसकी लेंथ है ना वो इसके डायमीटर से ज्यादा है। जैसे इसका डायमीटर है तो लेंथ इसकी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये सोलेनॉइड है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना शुरू करते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड की डेफिनेशन तो किसी ने पूछी नहीं है, लेकिन बताना पड़ती है कि सोलेनॉइड क्या होता है, जिसकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो और उसकी जो लेंथ है कॉइल की वो डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसको फिर सोलेनॉइड बोला जाता है। तो आइए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं इनसाइड सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट। जैसे कि हम सपोज कि जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड को तो बी ही लिखते हैं ना, तो जहां से गुजरता हुआ आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, जिसकी लेंथ जो है वो उसके बाहर भी जा सकती है, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप की, ऐसे ऐसे। लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जैसे कि ये हमने शो किया है। और ये क्लोज पाथ है जिसकी लेंथ एल बोल सकते हैं, और जो ब्रेड्थ है, देखो इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये ऐसे करते हुए ऐसे ये जो इसी लाइन के ऊपर चलेगा, और जो ये क्लोज पाथ है इसको ऐसे करके ऐसे, चलो डार्क हो गया, बड़ा ज्यादा डार्क हो गया, ये ऐसे करके ये क्लोज पाथ हमने ले लिया। तो ये जो है क्लोज पाथ है, इसकी लेंथ एल है और ब्रेड्थ इसकी हम बी बोल सकते हैं, ये क्लोज पाथ है। तो इसमें बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जहां पे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है इसके साथ 90 का एंगल बना रही है, और जहां भी ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चल रही है इस लेंथ के साथ भी 90 का बना रही है, और जहां पे इसके साथ जो है वो 0 बना रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जहां हम फाइंड करना चाहते हैं एट पॉइंट पी लिख देते हैं, लेट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। और वहां से गुजरता हुआ ये हमने क्लोज पाथ ले लिया है, जिसका नाम पी नहीं, अगर पॉइंट पी लिया है तो इसका नाम जो है एल एम एन, कुछ भी ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट का नाम हम चलो सी ले लेते हैं, ऐसे करके सी, पॉइंट का नाम सी, पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तभी इधर साउथ भी ऐसा आ गया, कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ लिखना था हमने, तो ये हम आ गया पी क्यू आर एस, ये क्लोज पाथ ले लिया हमने। तो आइए हम जो है लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी at point C inside a solenoid having n number of turns per unit length, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें जो पॉइंट जहां पे C है वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके ऊपर से गुजरता हुआ हमने एक क्लोज पाथ लेना है। एज्यूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज्यूम अ रेक्टेंगुलर closed path PQRS passing through the closed path of length भी लिख देते हैं ना, कितना है, of length L and breadth V passing through the point C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम क्लोज्ड पाथ नहीं लेंगे तब तक हम एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते। जब तक एम्पियर्स लॉ नहीं लगाएंगे तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे एट पॉइंट सी, जो एट पॉइंट सी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, वहां से गुजरता हुआ हमने जो में रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ PQR है जिसकी लेंथ कितनी है
वो जहां से जहां तक ये हम जहां भी शो कर सकते हैं तो L है। तो N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो जितनी लेंथ होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितनी आएगी वो N into L NL आ जाएगी। तो वो तो उसका क्योंकि करंट उसी के हिसाब से होती है NL। अगर करंट I फ्लो कर रही है तो इसमें इफ करंट I इज फ्लोइंग इन द कॉइल, क्योंकि करंट का नाम तो I ही होता है, तो अब हम इसके क्या करेंगे एम्पियर्स लॉ लगाएंगे बस, दैट्स ऑल। बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्योंकि एम्पियर्स लॉ को हम लगा ही सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ L इज इक्वल टू म्यू नॉट into n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो करंट की होंगी वो क्या होगी बाय एम्पियर्स NLI, क्योंकि जो करंट होगी वो NLI होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जितनी करंट की टर्न्स ज्यादा हो इतनी ही करंट, अगर एक कॉइल में करंट I फ्लो कर रही है तो टोटल करंट होगी NLI। ये बात आपने याद रखनी है, ये एम्पियर्स लॉ है, टोटल करंट जो है NLI आती, क्योंकि N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ और इसमें लेंथ जो है रोल प्ले कर रही है वो L है। तो नली NLI, नली मतलब पाइप की लेंथ के मुताबिक इसमें करंट कितनी चल रही है इस क्लोज्ड पाथ के अंदर, ये सभी कॉइल टर्न के अंदर कितनी टोटल करंट चल रही है जो है वो जहां से लेकर जहां तक वो टोटल करंट जहां आती है, सिर्फ I नहीं आता। आप मत सोचिए कि एम्पियर्स लॉ में B डॉट dl म्यू नॉट I होता है, लेकिन इसमें NL आएगा, क्योंकि N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो जितनी लेंथ होगी इतनी ही टर्न्स ज्यादा होगी और उसी के हिसाब से करंट भी होती है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से। तो ये है, तो इसमें लेफ्ट साइड जो है ये जो क्लोज पाथ के, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पे होता है और जहां P से लेके दोबारा वो P पर आना चाहिए, तो वे P से लेके Q, Q से लेके R, R से लेके S और S से लेके P तक, ये सारा इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे 4, और राइट साइड ऐसी ही रहेगी। तो ये जो इसके 4 पार्ट हैं वो B डॉट dl, B डॉट dl, B डॉट, बस यही काम है इसमें करने वाला, और तो इसमें कुछ नहीं है, B डॉट dl, और राइट साइड क्या है म्यू नॉट NLI, नली, म्यू नॉट नली। तो ये बेटा ये मैंने जो एक इंटीग्रेशन के कितने इंटीग्रेशन कर दिए हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 पीस कर दिए हैं। एक का रखना है P2Q, दूसरा रखना है Q2R, तीसरा रखना है R2S और चौथा रखना है S2P। देखो यही इसकी लिमिट लगाएंगे, P से Q तक, फिर Q से R तक, फिर R से S तक, फिर S से P तक। अब इन सभी का हमने हिसाब किताब देना है। अब इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 बोल सकते हैं। पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे, सारी वैल्यूज जहां डालेंगे। राइट साइड तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी है, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट NL इनटू I, सिर्फ I से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी टर्म्स क्लोज्ड पाथ के अंदर आ रही है वो पूरी करंट आपने लेनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है NL, तो एक टर्म में करंट I होती है, NL में कितनी होगी नली। तो ये था बेटा, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो हम स्टेप वाइज करते हैं। नाउ हमारे पास क्या डिसीजन लेना, हमने पहले इसका हिसाब किताब बताना है, फिर इसका बताना है, फिर इसका बताना है। तो ये बीच में सभी में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ cos का एंगल आएगा, वो cos का एंगल जैसे ही 90 होगा तो वो टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन अभी हम टर्म वाइज लेंगे, ये P से लेके Q, पहले इसकी कैलकुलेशन बताते हैं। P से लेके Q तक अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो B मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में चल रहा है लेंथ के साथ, और B का स्मॉल लेंथ के साथ जो एंगल आएगा B dl वो cos 0 डिग्री आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम भी इसका इंटीग्रेशन P से Q तक कर रहे हैं। तो बेटा cos 0 1 होता है, और ये जो B है ये B तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, P से लेके Q तक dl करके टोटल लेंथ जहां से लेकर कितनी आएगी वो L ही आएगी। जैसे D और इंटीग्रेशन कट जाएंगे
P2Q लेंथ हम L ही लिखना पड़ेगी। cos 0 1 है तो ये BL आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके और P2Q का रोल प्ले खत्म हो गया। तो ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन 1 के अंदर यूज करनी है। तो ये बेटा एक क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट Q टू R, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम Q टू R, ये वाला जो है सभी एक जैसे हैं, सिर्फ ये इंटीग्रेशन के ऊपर जो लिंक लगी है इसी से इनका अलग अलग पार्ट आपको दिख रहा है, लेकिन वो आंखें खोल के डायग्राम देख के आपने इनका डॉट प्रोडक्ट खोल के cos का एंगल देना है। जैसे B और D है, अब हम Q से R की तरफ जा रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इनके बीच में जो एंगल आ गया वो 90 डिग्री, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी स्ट्रेट लाइन है। ये तो मैंने थोड़ी थोड़ी कर्व दी है जो कि प्रैक्टिकली ऐसे होता है, लेकिन मानना इनको हमने स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है, बीच में कहीं भी सिर्फ एंड के अंदर जाके हाफ हो जाता है। जैसे लाइनों के बीच में आप देख रहे हैं दूरी बढ़ रही है, वो बात की है, लेकिन इस वक्त एट ए टाइम आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है लेंथ के साथ, लेंथ के ऐसे Q से लेके R तक जब हम लेंथ लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है, तो मैंने मार्कर रखा है, तो बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको 90 डिग्री दिख रहा ना। तो 90 डिग्री जो cos होता है वो 0 होता है। अब तो इसमें इंटीग्रेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 is equal to 0। बेटा ये कैसे हम इसका हिसाब किताब देते हैं, 0 लिखेंगे जहां तो सारा 0 हो जाएगा, और इसको क्वेश्चन नंबर 3 तो जहां बिकॉज cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, R से S तक हम जो है इसका भी डिसीजन देंगे। R से S तक हम क्या करते हैं, यहां बाहर की तरफ जब हम R से S तक लिंक लगाते हैं वहां तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत वीक होता है, ऑलमोस्ट उसको 0 मानना है, B इक्वल टू 0। तो बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट भी ओपन करने का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा स्टेप करेंगे R टू S के लिए, और जो B DL आएगा cos 180, cos 0 भी 1 होता है तो -1 होता है, लेकिन इसका फायदा क्या, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो भी 0 मानना है, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज B इज इक्वल टू 0 आउटसाइड। बेटा बाहर की तरफ जो है इतना वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो जो B 0 है, जैसे B की जगह 0 डालेंगे तो सारा 0 लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमारा एक इंटीग्रेशन रह गया S टू P, ये भी cos 90 डिग्री की वजह से इसका भी कल्याण होने वाला है, और एक ही वैल्यू आ रही है जो कि BL है, बाकी सारी फिनिश हो रही है। तो ये लास्ट में जो है S टू P B डॉट DL, जैसे हम इसको ओपन करेंगे, मतलब ओपन का मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम सोच समझ के, जैसे ही यहाँ पे cos 90 डिग्री लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बेटा ये चौथा नंबर ये हो गया और 5वां नंबर ये हो गया, जहां भी यही आएगा कि cos 90 0 होने की वजह से सारा 0 हो गया। तो यूजिंग इक्वेशंस 2 3 4 5 इन इक्वेशन 1, ये सारी इक्वेशन यूज करने के बाद तो हमें क्या मिलता है, यहां पे आपको पता है स्पेस ही इतनी है, यूजिंग इक्वेशंस 3 यानी 2 भी है, सारी जितनी भी हैं 1 को छोड़ के 2 3 4 5 इन 1, क्योंकि सारी इक्वेशन बाकी वाली जो है हमने 1 में जाना है। तो जहां आपका आएगा BL, जहां 0 जहां 0 जहां 0, ये म्यू नॉट N आएगा नली, तो ये बेटा आ गया, जहां पे क्या आएगा BL 0 प्लस 0 प्लस 0 म्यू नॉट नली। बेटा जो 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको सबको पता है। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया BL,
और राइट साइड क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, नली। एल कहां गया, ये एल फैक्टर तो जाने वाला है, लिखने में नहीं, एल से एल फैक्टर चला जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गया म्यू नॉट एन आई। मुनि, ये मुनि ये आगे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड इज यूनिफॉर्म, सभी जगह पे माना जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इज हाफ, वो हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड जो है वो हम जहां पे एक स्पेशल छोटा सा ब्लॉक बना के बता देती हूँ, जहां पे हमने तो लिखा ही नहीं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनाइड, एंड तो ठीक तरह से लिखना चाहिए ना, सोलेनाइड इज, वो क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो हाफ हो जाता है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, अगर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तब ये फार्मूला आएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल N बोल दें तो n को क्या लिखना पड़ेगा, n बाई n। ये भी बात कभी कभी आपकी जो है पूछी जा सकती है, ये जहां पे मैं खाली जगह देख रहा हूं, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड L is the length of solenoid, then या कैपिटल N रख दो, जो भी रखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। then N को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, N का नाम क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट N है। therefore जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट n की जगह n बाई n इंटू आई। ये भी बात कभी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना। ये था आज का हाउ विल यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हमने कहीं भी पॉइंट पे, पहले तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बनती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ कैसे बनता है, जहां करंट क्लॉकवाइज हो, सी का मतलब एस की आवाज देता है, एस को तो एंटी वाई एन तो नॉर्थ। तो ये बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बनती हैं किसी सोलेनॉइड के अंदर, कॉइल के अंदर, वो साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। बाहर तो नॉर्थ टू साउथ ही चलेंगी ना, तो बाहर वीक होती है जहां तो जीरो लेना है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, चाहे बाहर वाला हमें जीरो ना मानना पड़े। तो ये बात जो है, पहले तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन मैंने बताया, सोलेनॉइड इज ए क्या है, करंट कैरिंग, करंट नहीं चल रही तो कुछ भी नहीं, करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनेगा, कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी टर्न्स होनी चाहिए, सच दैट लेंथ इज ग्रेटर देन, जैसे लेंथ जो है ग्रेटर देन डायमीटर, ये इसकी डेफिनेशन रही। तो लेट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, ये हमने डिसाइड किया है, और ये मैं बार-बार जहां सी पॉइंट बना रहा हूं ताकि आपको दिखे भी, जहां हमने जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का डिसीजन ले चुके हैं, इनसाइड ए सोलेनॉइड हैविंग n number of turns per unit length, assume a rectangular closed path PQRS passing through that point C। ये लेना बड़ा कंपल्सरी है क्योंकि उसके बगैर एम्पियर्स लॉ नहीं लगेगा, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ के अंदर भी गलती मत सोच देना कि B डॉट DL और म्यू नॉट I होता है, लेकिन NL क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जितनी टर्म्स इसके बीच में आ रही हैं वो लेंथ के हिसाब से उसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, नली NL, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NL होगी ना। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर n मानते हैं तो इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई करो NL, लेकिन कैपिटल L क्यों लिया है, क्योंकि मैं पूरे सोलेनॉइड की लेंथ की बात कर रहा हूं। ये लेंथ तो स्मॉल l आई ना जो इस रेक्टेंगल के अंदर आई, वो बात की बात है, इसलिए मैंने ये l चेंज किया, अदरवाइज कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात आप इसमें फिक्र मत करिए। ये टोटल करंट का रोल प्ले आ गया। लेफ्ट साइड के चार पार्ट हो गए, एक P से Q तक, Q से R के लिए, R से S के लिए और S से P के लिए। चार पार्ट का हमने अलग-अलग आपको डिसीजन देके जो वैल्यू बताई है उससे मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट Ni मुनी बीच में। लेकिन एंड पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड जो होती है हाफ हो जाती है, ये भी बात नोट करने की।
और बाद में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का हिसाब किताब देना है तो फिर n की जगह स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई r, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है। ये था आज का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सनलाइट। इसको अच्छी तरह से तैयार करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट मे बी डेफिनेटली यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, हैव अ नाइस डे।